हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। अब स्टूडेंट, चूंकि हमारा 10th क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो अब बात करते हैं कुछ सवाल जवाबों की। और कई बच्चे परेशान रहते हैं कि सर जब तक थ्योरी चलती है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जब तक थ्योरी चलती है आहा मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है और उसमें भी न्यूमेरिकल आ जाए तो भैया हवा टाइट हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता फिर चैप्टर के बारे में। और मैग्नेट ब्रेन्स के जितने भी व्यूअर्स और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो क्लास 10th केमिस्ट्री मैग्नेट ब्रेन से फॉलो कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि वो ऐसी प्रॉब्लम से सफर करें। अगर उनकी थ्योरी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग हो चुकी है, तो अब उनका क्वेश्चनेयर पार्ट या न्यूमेरिकल पार्ट उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। यह मेरी प्रायोरिटी रहेगी अपने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की जो हम लोगों को क्लास 10th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से जुड़े हुए सवालों के जवाब होंगे। और प्रिसाइसली ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, मतलब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको इन वीडियोस में वही डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनटेक्स्ट क्वेश्चंस की। इनटेक्स्ट क्वेश्चंस मतलब जो बीच बीच के थ्योरीज में आपको इनटेक्स्ट क्वेश्चन हर थ्योरी के बाद दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक्स में, हम लोग पहले उसको सॉल्व करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज होगी, जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, वो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जिसमें पूरे आंसर्स का डिस्कशन होगा जो कि एनसीईआरटी के हर चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में दिए गए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट की, यहां पर मैं आपको वीडियोस में हर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको इसके प्रॉपर फ्रेम्ड आंसर चाहिए कि एक्चुअली अगर कोई डेफिनेशन है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर डेफिनेशन, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली वो रेक्टिफिकेशन वाले स्टेटमेंट्स चाहिए तो उसके लिए आप magnetbrains.com पर जाकर यहां पर हमारे सॉल्यूशंस ऑफ केमिस्ट्री क्लास वाइज वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, जिसमें आपको इन्हीं सवालों के जवाब प्रॉपर डिफाइंड फॉर्म में वहां पर लिखे हुए मिल जाएंगे। लेकिन उनको समझाने का काम मेरा है। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इनटेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिवर बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको आप जलाते हो तो उसके पहले उसको साफ करना पड़ता है, बहुत अच्छे से सफाई करनी पड़ती है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि स्टूडेंट क्या है कि अगर मैं इसके आंसर की आपसे बात करूं तो इसके आंसर की अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जो एटमॉस्फेरिक एयर में है जलने से पहले ही, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को आपने एटमॉस्फेरिक एयर में रखा है तो कोई भी एयर ऑक्सीजन होगी भैया उस पर अटैक करेगी, और जब वो उस पर अटैक करेगी तो मैग्नीशियम बीइंग अ रिएक्टिव मेटल उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो रहेगा, अगर सपोज करो ये मेरी एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप है, ये मैग्नीशियम की मेरे पास रिबन है, तो इसके आसपास हर जगह पर कौन कवर अप करके खड़ा हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इसके आसपास हो गई, किसके आसपास? इस मैग्नीशियम रिबन के आसपास, तो इस मैग्नीशियम रिबन को क्या होगा? ये मैग्नीशियम रिबन कंबस्ट नहीं होगा, मतलब ये लेयर जो मैग्नीशियम रिबन के आसपास है, जो लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड के आसपास है, ये लेयर मैग्नीशियम रिबन को जलने नहीं देगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से, तो मैं लिख सकता हूं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक लेयर बना लेगा, the magnesium do not burn and इस वजह से इसको पहले क्लीन करना पड़ता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर वहां से हट जाए। क्लीनिंग कैसे करेंगे? क्लीन हम लोग इसको सैंड पेपर की मदद से करेंगे। सो बिफोर दैट द क्लीनिंग विल बी डन यूजिंग सैंड पेपर। तो जो सैंड पेपर होता है उससे आप मैग्नीशियम रिबन को पहले अच्छे से रब कर दोगे ताकि जितनी भी मैग्नीशियम ऑक्साइड आसपास जमा होगा वो लेयर उसकी हट जाएगी और मैग्नीशियम आपका
आग पकड़ लेगा, मतलब वो इजीली जल जाएगा। तो ये रीजन है कि मैग्नीशियम को आप पहले जलाने से पहले साफ करते हो, क्योंकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना चुका होता है जो कंबशन नहीं करने देता मैग्नीशियम को। इस लेयर को हटाना हमें पड़ता है, जिसको हम क्लीन करके हटा सकते हैं, जो कि एक सैंड पेपर की मदद से किया जा सकता है। तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसका आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन को हम लोग यहां पर समझते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग यहां पर समझते हैं। भैया बैलेंसिंग को लेकर क्वेश्चन आ गया। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब यहां पर आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है और ये 3 इक्वेशंस आपको है। बैलेंसिंग के फंडे भूले तो नहीं? पक्का? अगर आप लोगों ने अभी तक बैलेंसिंग का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाओ, सबसे पहले बैलेंसिंग के वीडियोस देखो, और उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बैलेंसिंग बताई है, तो वहां पर बैलेंसिंग समझे। जितने लोग उस वीडियोस को देख चुके हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो आइए मैं इसको बैलेंस करता हूं, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो वो रिएक्शन बैलेंस करता हूं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। सबसे पहले इसको सिंबल के फॉर्म में लिख ले, क्योंकि ये सिंबल्स तो लिखे नहीं है। हाइड्रोजन है मतलब हाइड्रोजन गैस होगी, जाहिर सी बात है, तो H2 होगा, ये गैस के फॉर्म में होगा। किससे रिएक्ट कर रहा है? क्लोरीन से, मतलब Cl2 गैस से रिएक्ट कर रहा है, तो ये Cl2 होगा। और ये दोनों मिलकर दे रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि HCl होगा। अब ये तो मुझे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं? अपन एक सुंदर सा टेबल बनाते। टेबल में क्या होता है? टेबल में एक जगह लिखते हैं अपन एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट है वो? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हालांकि इसमें करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत छोटू सा क्वेश्चन है जो 1 मार्क का आएगा, और 1 मार्क का आएगा तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हमें अपनी आदत मेंटेन रखनी है, इसलिए मैं आपको टेबल बना रहा हूं। बाद में मैं डायरेक्ट भी कर दूंगा, जो आपकी सुविधा के लिए और सही रहेगा। तो अपन देख लेते हैं। ये मैंने एक टेबल बना दिया एलिमेंट का, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। आर मतलब रिएक्टेंट है और पी मतलब प्रोडक्ट तरफ है। कौन कौन से एलिमेंट है? 2 ही है इसमें। तो कौन कौन से? हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन की संख्या रिएक्टेंट तरफ कितनी है? 2 है। और प्रोडक्ट तरफ कितनी है? यहां पर 1 ही है, तो यहां पर 1 है। क्लियर हो गया? क्लोरीन की संख्या कितनी है? रिएक्टेंट की तरफ 2 है, और प्रोडक्ट की तरफ कितनी है? प्रोडक्ट की तरफ भी 1 है। अब क्या करना है? जितनी जगह 2 है वहां 1 बनाना है। और गौरतलब करने वाली बात यह है कि H और Cl दोनों ही आपके रिएक्टेंट में 2-2 है, प्रोडक्ट में 1-1 है। तो एक काम करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। तो दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इस 1 को अगर 2 बनाना है तो इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। तो फिर आपने H कहां लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको पहले ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर आप 2 कर दो। और जैसे 2 करोगे तो ये भी 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। फिर फाइनली अगर आप देखोगे तो दोनों आपके 2-2 आ जाएंगे, तो ये भी आपका 2 हो जाएगा और ये भी आपका 2 हो जाएगा। इस तरीके से हाइड्रोजन भी आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। और इस तरीके से आपका क्लोरीन भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो दोनों आपके बैलेंस हो गए। हालांकि हर बार टेबल बनाओ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स। अब इस क्वेश्चन में आप सिंपल था, H2 था प्लस Cl2 था गिव्स HCl था, तो आपको पता है यहां H2 2 है, तो यहां पर 2 कर दो। अब 2 करोगे तो Cl भी 2 हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन एक लाइन में ऐसे भी बैलेंस हो जाती है। आपकी मर्जी है। लेकिन क्या होता है कि ऐसे ये जो मेथड आप लगाते हो, ये इसमें कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए सबसे अच्छा मेथड है अगर हम टेबल बनाकर हर बार करें, क्योंकि जब हम टेबल बनाकर करते हैं तो कोई कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं बचता, और प्रॉपर हमारा एक ही बार में आंसर निकल कर आता है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर होता है, लेकिन आंसर की श्योरिटी रहती है कि हां, आंसर सही ढंग से मिल जाएगा। इसी के बाद अगली बात करते हैं, एक और उसमें रिएक्शन थी। अगली क्वेश्चन में क्या था? बेरियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करते हैं। तो पहले तो मैं केमिकल लिख लेता हूं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है, तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्लोराइड यहां पर नहीं, वहां पर आएगा तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा, ठीक है। इसको इग्नोर कर देना, यहां पर आएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस होता है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। किससे रिएक्ट करवा रहे हो? रिएक्ट करवा रहे हो ये दोनों को आपस में, क्या बना रहे हो? बन रहा है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, और क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3। अभी तो आपने रिएक्शन सिंपली लिख ली। अब एक काम करते हैं, इसको टेबल के फॉर्म में करते हैं। तो यहां लिखूंगा एलिमेंट, तो यहां लिखूंगा मैं एलिमेंट, तो यहां हो गया एलिमेंट, यहां लिखूंगा रिएक्टेंट, और यहां लिखने वाला हूं प्रोडक्ट। बस ये इंपॉर्टेंट था।
अब यहां पर देखते हैं एलिमेंट कौन कौन से हैं। एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास? बेरियम, तो हम लोग बेरियम लिख देते हैं, यानी कि Ba, तो मैंने बेरियम लिख दिया। और कौन है? क्लोरीन भी है, और कौन है? एल्यूमिनियम भी है, और कौन है? सल्फर और ऑक्सीजन भी है। लेकिन बच्चों क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन एक ही साथ लिखे गए, तो आप इसको एक यूनिट मान सकते हो, जिसको आप सल्फेट बोलते हो। सल्फेट बेसिकली आयन होता है, बट ये सल्फेट है, क्योंकि यहां पर भी आप देखोगे वो एक ही साथ लिखा हुआ है। तो आप इसको चाहो तो अलग कर सकते हो, सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग, लेकिन ये कहीं अलग जा नहीं रहा, तो आप इसको एक यूनिट बनाकर लिख सकते हो। तो आपने इसको लिख दिया SO4। रिएक्टेंट साइड अगर आप देखो, ये रिएक्टेंट साइड है। रिएक्टेंट साइड अगर आप देखो तो बेरियम कितने हैं? एक है। प्रोडक्ट साइड देख लो कितने हैं? प्रोडक्ट साइड भी एक है। क्लोरीन तरफ, रिएक्टेंट तरफ क्लोरीन कितने हो गए? 2, और प्रोडक्ट तरफ कितने हो गए? 3। एल्यूमिनियम यहां देखोगे 2 होंगे, और वहां पर देखोगे तो 1 होगा। सल्फेट की बात करो तो रिएक्टेंट तरफ है 3 और प्रोडक्ट तरफ है कितने? 1। ये चीज आ गई। ये तो वो चीज है जो आपको दी गई है। अब इसमें अगर गौर करोगे तो आपको सिर्फ बेरियम दिख रहा होगा जो बैलेंस है, बाकी आपका कोई भी बैलेंस नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब जब कोई भी आपको बैलेंस नहीं दिख रहा तो आप एक काम कर सकते हो, जब कोई भी आपको बैलेंस नहीं दिख रहा है तो अब आप एक काम करो, जो अनबैलेंस सबसे ज्यादा है उसको बैलेंस करो। सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है आपको वो यहां पर 3 और 1 में दिख रहा है, 3 में और 1 में, तो यही बैलेंस कर दो सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफरेंस यही है ना। और वैसे भी सबसे ज्यादा डिफरेंस जहां होगा हम सबसे पहले बैलेंस वही करते हैं। हां, अगर इंडिविजुअल हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होते तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे आखिरी में बैलेंस करते। तो एक काम करते हैं, ये 3 और 1 है, तो एक काम करते हैं, इसको 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते हैं। मतलब जहां 1 है वहां 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां 1 तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब स्टार्टिंग में आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपका 3 आ जाएगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3, क्योंकि जो चीज आपको ऐड करनी है बच्चों वो तो यहीं ऐड करनी है ना। तो स्टार्टिंग में जो आप ऐड करोगे वो यहां पर ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा आपका, यहां पर 3 आ जाएगा। तो दिस इज योर 3 जो कि आपका यहां पर आ गया। तो ये तो बैलेंस हो गया। अब ये जब बैलेंस हुआ तो बेरियम बिगड़ गया, क्योंकि बेरियम प्रोडक्ट तरफ जो 1 था वो भी अब 3 हो गया है। तो ये पहले बैलेंस था, लेकिन अब बिगड़ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा तो अब ये हो जाएगा कितना? 3, जबकि यहां 1 रह गया। तो अब सेकेंड प्रायोरिटी होगी, तुरंत बेरियम को आप बैलेंस करोगे। बेरियम को कैसे बैलेंस करोगे? 1 की जगह जहां पर है वहां पर 3 कर दो, तो 1 जहां पर है वहां पर अभी आपने 3 कर दिया, तो ये जहां पर 1 था आपने वहां पर 3 का एडिशन कर दिया, तो ये 3 ऐड कर दिया। लेकिन अब जब यहां 3 ऐड किया तो देखो बेरियम और सल्फेट तो बैलेंस है, लेकिन क्लोरीन बिगड़ गया, क्योंकि क्लोरीन जहां कितना था? 2 था, वहां 3 × 2 हो गया, मतलब ये 3 × 2 6 हो गया। और अगर 3 × 2 ये 6 हो गया है, तो फिर वहां पर भी हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर भी 3 × 2 6 कर देंगे, मतलब यहां पर भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्लोरीन भी क्लियर हो गया। और अब इससे क्या होगा? ये तो अपना सही हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम बिगड़ गया होगा। एल्यूमिनियम जो 1 था पहले वो 2 हो गया होगा, मतलब एल्यूमिनियम यहां 1 × 2 हो गया होगा, यानी कि 2। और अच्छी बात है, चाहिए भी 2 था क्योंकि रिएक्टेंट तरफ भी 2 था। अब आप सारी चीज को दोबारा देख लो। बेरियम कितने? 3, रिएक्टेंट तरफ 3, प्रोडक्ट तरफ भी कितने? 3, बैलेंस हो गया। क्लोरीन देख लो, रिएक्टेंट तरफ कितने? 6, 3 2 6, प्रोडक्ट तरफ देख लो 3 2 6, बैलेंस है, तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम कितने? 2, और वहां कितने? 2, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। सल्फेट यहां देख लो कितने? 3, और वहां पर भी देख लो कितने? ये 3 × सल्फेट आयन, तो ये भी 3, मतलब पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। हेंस दिस इज कॉल्ड योर फाइनल बैलेंस इक्वेशन। तो ये आपकी फाइनल बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो ये आपकी फाइनल बैलेंस इक्वेशन मानी जाएगी, और इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। क्लियर हो गया? ये था पहला पार्ट। अब इसी का हम अगला पार्ट करते हैं, इसी रिएक्शन का अगला पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट कहता है सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है। सोडियम मतलब कौन होगा? Na, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो H2O,
क्या दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होता है ये NaOH और हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलता है, कभी हाइड्रोजन अकेला नहीं निकलता, तो ये H2। ये इवोल्यूशन ऑफ गैस बताता है। चाहो तो आप लिखो, अगर उन्होंने बोला नहीं है बैलेंसिंग में सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं बताना है तो आप इसको मत लगाओ, सिर्फ बैलेंसिंग करनी है तो सिर्फ बैलेंसिंग पे फोकस करते हैं। अब क्या होता है, टेबल बनता है। टेबल कैसा बनता है, एलिमेंट, रिएक्टेंट और क्या, प्रोडक्ट। बोलो कौन कौन से एलिमेंट है, सोडियम है, Na, और कौन है, हाइड्रोजन है, और कौन है, ऑक्सीजन है। सोडियम यहां कितना है, 1, और वहां पर भी कितना है, 1, दोनों जगह 1 1 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहां पर कितना है, 2, वहां कितना है, 1 + 2, क्योंकि 1 है आपको NaOH में मिलेगा यहां पर 1, और H2 में आपको मिलेगा 2, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा कैसा, 1 + 2, और ऑक्सीजन कितना है, यहां पर 1 है तो वहां पर भी कितना है, 1 ही है। मतलब जो बिगड़ा हुआ खेल है वो हाइड्रोजन का बिगड़ा हुआ खेल है। तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करना शुरू करते हैं। अब हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना है तो जहां पर 2 था और यहां 1 + 2 था, तो एक काम करते हैं, जहां 1 है वहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, जहां 1 है वो 2 हो जाएगा, ये ऐसा, और ये 2 2 अपन 4 कर देते, तो जहां पर वो 2 थे ऑलरेडी वहां पर अपन 2 2 4 कर देते। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐसा और ऐसा। अब इससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो आपका 1 से 2 हो जाएगा, और यहां पर भी जो ऑक्सीजन है वो भी आपका 1 से 2 हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि यहां पर भी हाइड्रोजन जो होगा वो डबल हो गया, तो हाइड्रोजन भी डबल हो गया, मतलब ये टोटल बैलेंस हो गया, ये भी अपना टोटल बैलेंस हो गया। प्रॉब्लम आ गई सोडियम के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में सोडियम भी डबल हो गया। तो कोई बात नहीं, रिएक्टेंट तरफ भी अपन क्या कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी आपका 2 आ गया, हो गया बैलेंस। अब आप क्लियर देख लो, सोडियम कितने हैं, 2, यहां भी कितने हैं, 2। यहां पर आप देख लो, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4, तो ये देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन आ गए आपके। यहां भी कितने, यहां पर 2 हैं और यहां पर 2 हैं, समझ में आ रहा है, तो यहां पर भी आपके 2 हो गए, तो ये आपके 2 दूनी 4 हो गए। ऑक्सीजन देख लो कितने, ये 2 और ऑक्सीजन 2 हैं, तो यहां पर भी आप देख लो कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 और ऑक्सीजन 2 हो गए। क्लियर हो गया, मतलब सारी रिएक्शन आपकी पूरी तरीके से क्या हो चुकी है बच्चों, पूरी तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, और इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये तीसरा पार्ट था रिएक्शन को, जिसमें हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, और इस तरीके से हम लोग बैलेंसिंग को समझते हैं। क्लियर है, अब आगे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से बैलेंस करनी है केमिकल इक्वेशन को विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब इस बार स्टेट सिंबल्स भी देना है, सिर्फ बैलेंस तो करनी है, बैलेंस तो करना ही है, लेकिन स्टेट सिंबल्स भी देना है। तो कोई बात नहीं, हम लोग स्टेट सिंबल्स भी दे देते हैं, देखेंगे कैसे स्टेट सिंबल्स देते हैं। रिएक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट भी है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जो कि पानी में घुला हुआ है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि पानी में घुला हुआ है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मतलब ये भी पानी में घुला हुआ है और पानी निकल रहा है। अब आप देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन हमारा। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, और वो भी सॉल्यूशन है, मतलब एक्वस फॉर्म में, क्योंकि इस बार स्टेट भी लिखनी है। एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, दिस इज सोडियम सल्फेट, वो भी वाटर में मतलब पानी में घुला हुआ है, यानी कि वो भी एक्वस मीडियम में। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, अब ये क्लियर लिखा हुआ है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, मतलब बेरियम सल्फेट बन रहा है लेकिन वो पानी में घुल नहीं रहा, वो इनसॉल्युबल है। मतलब जाहिर सी बात है उसने पीपीटी बना लिया होगा। तो इसमें नीचे आप लिख सकते हो पीपीटी, या फिर आप एक डाउनवर्ड एरो बता सकते हो, आपको पता ही है पीपीटी को बताने के लिए आप डाउनवर्ड एरो, तो हमने डाउनवर्ड एरो इस्तेमाल कर लिया, तो फिर पीपीटी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्लियर होगा। प्लस
सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, मतलब NaCl एक्वस फॉर्म में जा रहा है। तो ये सोडियम सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में जा रहा है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इसको, रिएक्शन को क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे सुंदर सा, वही टेबल बनाएंगे, क्या, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट है अपने पास, बेरियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, Na। अब सल्फेट को तो मैं एक साथ लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये एक ही साथ आ रहा होगा, तो सल्फेट को मैं एक साथ लिख सकता हूं। तो मैंने यहां लिख दिया SO4। और कौन है SO4 के बाद, उस साइड भी सेम, बस हो गए, बेरियम, क्लोरीन, सोडियम और सल्फेट, 4 ही हैं। ठीक है, अब करते हैं इनको क्या, बैलेंस। बेरियम रिएक्टेंट तरफ कितने हैं, 1, प्रोडक्ट तरफ कितने हैं, 1। क्लोरीन रिएक्टेंट तरफ कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं, 1। तो आपके प्रोडक्ट की तरफ हो गए 1। सोडियम रिएक्टेंट तरफ कितने हैं, आपके पास 2 हैं, और प्रोडक्ट तरफ कितने हैं, 1 हैं, तो प्रोडक्ट तरफ ये हो गए 1। लास्ट सल्फेट 1 है और उस तरफ भी 1 है, तो ये दोनों हो गए आपके 1 और 1। ये आपकी रिएक्शन हो गई। देख लो आराम से, ये सारी चीजें अभी तक दी हुई हैं। अब इसमें कौन सी चीज है जिसको आपको बैलेंस करना है, बेरियम बैलेंस्ड है, सल्फेट बैलेंस्ड है, कहीं ना कहीं आपको रिक्वायरमेंट है क्लोरीन की बैलेंस करने की, क्योंकि ये बिगड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं सोडियम को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये भी बिगड़े हुए हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम करते हैं सोडियम को बैलेंस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसको करना चाहते हो, आप किसी को भी कर सकते हो, लेकिन मैंने रैंडमली पिक कर लिया किसको, सोडियम को। तो सोडियम को हम बैलेंस करते हैं। जहां 2 है यहां पर रिएक्टेंट तरफ, वहां कुछ मत करना, जहां प्रोडक्ट तरफ 1 है वहां का 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्यों, क्योंकि 1 इंटू 2 जैसे ही हम करेंगे, जैसे ही हम यहां पर 1 इंटू 2 करेंगे, तो 1 इंटू 2 जैसे ही हम यहां पर करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और 2 यहां पर करना है तो 2 का मल्टीप्लीकेशन यहां होगा, तो यहां आपका 2 ऐड होगा, क्योंकि जो चीज ऐड करनी है बच्चों वो स्टार्टिंग में करनी है, तो अपन ने 2 ऐड कर दिया। क्लोरीन, अब सोडियम तो क्लियर है, क्लोरीन भी जहां पर 1 था वो ऑटोमेटिकली अपना क्या हो गया, 2 हो गया, और बाकी सब तो पहले से बैलेंस है। रिएक्शन मेरे हिसाब से खत्म हो गई, मतलब वो बस एक 2 लगाना था, तो ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो गई। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन यहां पर लिखूं तो इट इज BaCl2 प्लस Na2SO4 विल गिव यू BaSO4 का PPT प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, और इस तरीके से आएगा। फाइनल हो गई रिएक्शन, खत्म। ये रिएक्शन है आपकी। क्लियर हो गया? डायरेक्ट आप कर सकते हो, आपका समय बचेगा, लेकिन क्या होगा, हमें इसकी आदत अल्टीमेटली डालनी है, क्योंकि जब 10th क्लास की केमिस्ट्री की आप बात करोगे ना एग्जाम की, तो उस एग्जाम में आपको प्रॉपर एक बैलेंसिंग पर एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आता है जो 4 या 5 नंबर का आएगा, तो वो क्वेश्चन आपको टेबल बनाकर ही करना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो अगर वो 1 मार्क का आ रहा है, या कहीं बैलेंसिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, रिएक्शन कुछ और पूछिए, बस आप बैलेंसिंग सुविधा के लिए कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, फिर आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर बैलेंसिंग पे क्वेश्चन है तो टेबल बनेगा डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स एंड वेटेज। अब हम लोग आगे आते हैं, इसका एक और पार्ट था क्वेश्चन का। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन वाटर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, तो फिर से हम रिएक्शन लिख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपका एक्वस हो गया, किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन HCl है, ये भी आपका एक्वस हो गया, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन भी, ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, मतलब ये क्या दे रहे हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, जो कि फिर से एक्वस में ही दिया जा रहा है, और वाटर तो बन ही रहा है, तो H2O आपका बन रहा है, जो कि आपका लिक्विड स्टेट में ही होगा, तो ये चीज आपकी वाटर की आ गई। ये सारी चीजें आपके इस तरीके से रिएक्शन आ गई है। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंसिंग के लिए फिर वही जल्दी से टेबल बनाते रही, ये अपन ने बैलेंसिंग करनी है, ये हो गया खेल। एलिमेंट कौन कौन से,
सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और वहां पर भी हाइड्रोजन है, और कौन है? क्लोरीन है। ये आपके एलिमेंट्स हैं। तो क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम, फटाफट इनको बैलेंस कर दे। ठीक है, फटाफट इनको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे? पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तरफ इनकी संख्या लिख लो, कितनी कितनी संख्या है वो लिख लेते हैं पहले। तो सोडियम कितने हैं? 1, और उस साइड कितने हैं? 1, NaCl में 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1, और वहां पर भी सिर्फ किसमें? H2O में, तो वहां पर भी 1 हो गया। हाइड्रोजन कितने? यहां पर 1 है और यहां पर 1 है। तो मैं देखो स्टूडेंट कैसे लिखूंगा, 1 + 1 करके, 1 1 इसमें है और 1 हाइड्रोजन 1 एटम इसमें है। वहां पर कहां है? सिर्फ यहीं पर है जहां एक साथ है कितने? 2। तो मैं 2 पूरा क्यूमुलेटिव करके लिखूंगा क्योंकि मेरे पास दोनों हाइड्रोजन यहां पर एक साथ है। अब क्लोरीन, यहां कितने क्लोरीन? 1, तो यहां क्लोरीन 1 हो गया, और यहां पर क्लोरीन हमारे पास कितना है? यहां पर NaCl में ही है सिर्फ, तो यहां पर 1 हो गया। मेरे हिसाब से तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आप देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये दे रहा है H2O और NaCl। यहां पर कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है। हालांकि हम लोग ये चीज यहां पर भी देख सकते थे डायरेक्ट देखकर, लेकिन ये जब टेबल बनाया तो सारी चीजें क्लियर हुई, मतलब इट इज ऑलरेडी बैलेंस। तो यहां पर हमें क्या लिखना है? दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, सो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो यही रिएक्शन जो आपने लिखी है ये पहले से ही बैलेंस रिएक्शन है, लेकिन यह स्टेट लिखनी थी तो हमने उसकी स्टेट इस तरीके से लिख दी। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस है जो कि X है, बताया नहीं उनने कौन है, उनने X मान लिया इसको, जो कि व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। अब मुझे पता चल गया कौन है। मतलब व्हाइट वॉशिंग में आप देखोगे तो आप चूना यूज करते हो, चूने आप रहता है, चूने का पानी रहता है, उससे आप पेंट करते हो। तो X आपका कुछ नहीं है, आपको X को आइडेंटिफाई अगर करना है, जो कि अगले क्वेश्चन में पूछा है, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो मैं आपको बता देता हूं, जो X है वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कि चूने का पत्थर होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप CaO बोलते हो, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया? अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को आप अगली बार क्या कर रहे हो? राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड अबव इन फर्स्ट पार्ट विथ वाटर। अब आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो, तो ये क्विक लाइन में कैल्शियम ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको बता देता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो स्लेक्ड लाइम बन जाएगा, जो कि क्विक लाइम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाएगा? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज कॉल्ड योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका स्लेक्ड लाइम होगा, और इसको आप प्रोसेस को स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलोगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ब्रैकेट में, दिस इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। और यही चीज होती है जो आप व्हाइट वॉश में इस्तेमाल करते हो, मतलब ये पूरी चीज व्हाइट वॉश इसी से करते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो यूज कौन होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें वाटर मिला देते हो, क्विक लाइम में वाटर मिला देते हो तो वो स्लेक्ड लाइम बन जाता है, और इस प्रोसेस को आप स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हो। तो ये आपका स्लेक्ड लाइम हो जाएगा और इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ये थे हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन। आने वाले वीडियोस में हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, और उसी में आपको बैक एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। स्टूडेंट तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप जैसे जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जो आप magnetbrains.com से जाकर एक्सेस कर सकते हो और हमारे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। जो क्वेश्चन मैंने कराए उनके भी आंसर्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, टेक केयर।